$2.5 लाख। सुनने में ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बल्कि एक ऐसी लाइफ चेंजिंग अमाउंट है जो किसी की भी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन जरा सोचिए, इस भारी भरकम इनाम को जीतने के लिए आखिर किस हद तक जाना पड़ेगा? कीमत क्या चुकानी पड़ेगी? यहाँ पर एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सवाल उठता है। क्या सच में कोई इस बड़ी रकम को अपने एक्स के साथ बांटना चाहेगा? मतलब जब बात प्यार, टूटे हुए विश्वास और पुराने रिश्तों की हो और बीच में इतना बड़ा इनाम रखा हो, तो क्या उस एक्सट्रीम टेंशन वाले माहौल में सच्चे विश्वास को वापस बनाया जा सकता है? चलिए इस कॉन्सेप्ट की थोड़ी गहराइयों में उतरते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। अगर आप किसी सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी या गेम थ्योरी क्विज के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, तो सच बता रहा हूं, इस 30 दिन के आइलैंड सर्वाइवल चैलेंज से बेहतर और सटीक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको और कहीं नहीं मिलेगा। आज हम इस अनोखे सोशल एक्सपेरिमेंट को एक पूरी तरह से स्ट्रेटेजिक नजरिए से ब्रेक डाउन करने वाले हैं, जहां हर एक कदम पर पुराने रिश्ते और नए इरादे आपस में टकराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला सेक्शन, सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट। 1 सेकंड के लिए डे 1 के उस झटके के बारे में सोचिए। एशली को अचानक अपनी आंखों से पट्टी हटाने को कहा जाता है और सामने खुलासा होता है कि उसके 6 एक्स बॉयफ्रेंड्स वहां खड़े हैं। ये कोई नॉर्मल सर्वाइवल आइलैंड तो रहा नहीं, ये तो लिटरली माइंड गेम्स का एक मैदान बन चुका था। खेल के रूल्स बेहद स्ट्रिक्ट और ब्रूटल हैं। पहला, आइलैंड पर पूरे 30 दिन तक टिके रहना है। दूसरा, हर 5वें दिन आने वाले एलिमिनेशन से खुद को बचाना है, जहां एशली एक हथौड़े से किसी एक के दिन के आकार के पत्थर को तोड़कर उसे सीधा घर भेज देगी। और तीसरा और सबसे खतरनाक रूल, जो आखिरी बचेगा ना, वही तय करेगा कि $2.5 लाख एशली के साथ आधे आधे बांटने हैं या पूरे पैसे खुद अपनी जेब में रख लेने हैं। आप खुद सोच सकते हैं, ये आखिरी फैसला आइलैंड पर होने वाली हर एक छोटी बड़ी बातचीत पर कितना भारी दबाव डालता है। बढ़ते हैं आगे सेक्शन 2 की तरफ, शुरुआती रणनीतियां और एलिमिनेशंस। अब एलिमिनेशन के उस भारी हथौड़े से बचना हो तो हर कोई अपने पत्ते खेलेगा ही। एशली का विश्वास जीतने के लिए इन लोगों ने तुरंत अलग अलग रास्ते चुन लिए। हमें यहाँ 2 बिल्कुल एक्सट्रीम अप्रोचेस देखने को मिलते हैं। एक तरफ था सेवा भाव, यानी बस मदद करते रहो। डैनी और मिचेल जैसे खिलाड़ी तुरंत एक्शन में आते हैं। हैमॉक लगाना, पीने का पानी भरकर लाना, यहाँ तक कि सीपीओ से नेचुरल इयररिंग्स बनाकर देना। दूसरी तरफ थी दूरी बनाने वाली अप्रोच। जेक ने यह काफी असंवेदनशील रणनीति अपनाई। वो लगातार थोड़ा दूर रहा और उसने तो यहां तक कह दिया कि एशली उसके लिए टू ओल्ड है। अब कोई भी आसानी से गेस कर सकता है कि इस माहौल में इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी बुरी तरह बैकफायर करने वाली थी। इस टाइमलाइन को देखिए। पहले दिन सभी आइलैंड पर फुल एनर्जी के साथ आए थे, लेकिन 5वें दिन ही जेक का सफर पैक हो गया। उसकी दूरी बनाने वाली स्ट्रैटेजी और रूडनेस तुरंत नाकाम साबित हो गई। लेकिन सच्चा झटका तो तब लगा जब 10वें दिन मिचेल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जबकि शुरुआत में एशली के साथ उसका एक बड़ा अच्छा रोमांटिक कनेक्शन लग रहा था, यहाँ से एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि इस आइलैंड पर कोई भी पुराना रिश्ता पूरी तरह से सेफ नहीं है और डायनामिक्स कितनी तेजी से पलट रहे हैं। डे 15 आते आते ना नंबर्स लिटरली आधे हो चुके थे। 3 एक्सेस एलिमिनेट होकर अपने घर जा चुके हैं और आइलैंड पर अब सिर्फ 3 कंटेंडर्स बचे हैं। ऐसे मिडवे पॉइंट पर लोगों का अचानक आधा होने का सीधा सा मतलब है कि बचे हुए इन 3 प्रतियोगियों के लिए स्टेक्स अब 2 गुने तिगुने हो चुके हैं। यहां से बोली गई एक छोटी सी बात या उठाया गया एक छोटा सा कदम भी उनका फाइनल रिजल्ट तय कर सकता है। आते हैं सेक्शन 3 पर, इम्यूनिटी का नया मोड। अभी तक हम एक शुद्ध रूप से सोशल गेम देख रहे थे, पर अचानक एक भारी बदलाव आता है। एंट्री होती है ग्रूलिंग फिजिकल चैलेंजेस की। डे 15 की इस इंटेंस रिले चैलेंज की स्टेप्स सुनिए। समुद्र में दूर तक तैरना, वहां से पजल के भारी और थका देने वाले टुकड़ों को निकाल कर लाना और फिर दौड़कर बीच पर वापस आकर तेजी से एक टूटे हुए दिल का पजल रिकंस्ट्रक्ट करना। और जो इसे सबसे पहले पूरा करेगा उससे मिलेगी उस दिन के हथौड़े से सुरक्षा, यानी एलिमिनेशन इम्यूनिटी। ये क्लियरली दिखाता है कि कैसे इन ऑलरेडी थके हुए खिलाड़ियों की मानसिक स्थिति पर फिजिकल स्ट्रेन को भी थोप दिया गया था। और पता है यहाँ गेम किसने पलटा? डैनी ने, जो तैरने में शुरू में काफी स्ट्रगल कर रहा था। उसने एंड में एक शानदार स्ट्रैटेजी लगाई। जब बाकी लोग पानी में तैर रहे थे और बुरी तरह फिजिकल थकान से जूझ रहे थे, उसने अपने हिस्से का पजल पानी के बीच ब्रेक्स लेते हुए पहले ही दिमाग में समझना शुरू कर दिया था। डैनी ने उस क्लच मोमेंट में पजल पूरा किया और इम्यूनिटी जीत ली। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजिक विन थी जिसने उसे तो सेफ कर दिया, पर नतीजा ये निकला कि बेचारे लोगन को अपना बैग पैक करना पड़ गया।
अब चलते हैं सेक्शन 4 की ओर, आइलैंड पर अकेलेपन और टकराव। इन लगातार एलिमिनेशंस और आइलैंड की थकान का असर अब पूरे ग्रुप के दिमाग पर भारी पड़ने लगा था। इमोशनल टोल इतना बढ़ चुका था कि डे 17 पर आकर परेशान एशली ने खुद को बाकियों से बिल्कुल अलग यानी आइसोलेट करने का फैसला किया। और देखिए, ऐसी नाजुक सिचुएशंस में एक बेतुका शब्द कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। डैनी ने इस टेंस माहौल में एक कमेंट पास कर दिया, महिलाओं का दिमाग माइनक्राफ्ट से भी कहीं ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। सीरियसली, ये एक ऐसी सोशली डैमेजिंग लाइन थी जिसने दिखा दिया कि कई दिनों की मेहनत से बनाया गया भरोसा एक सिंगल बेढंगे कमेंट से कैसे तुरंत पानी में मिल सकता है। इस पॉइंट पर आकर हमें बिल्कुल अलग बिहेवियर पैटर्न्स उभर के सामने आते हुए दिखते हैं। एक तरफ डैनी का ओवर कॉम्पेंसेशन, भाई साहब ने अपनी गलती सुधारने के चक्कर में रेत में एक डिप्रेशन होल नामक अजीब सा गिफ्ट बना डाला और जबरदस्ती बात करके माहौल ठीक करने की कोशिश करने लगे। दूसरी तरफ थे डेरिक और गैरी, जिन्होंने स्ट्रेटेजिक दूरी मेंटेन की। उन्होंने कैलकुलेशन दिखाते हुए बस कैंप के चक्कर लगाए और एशली को कंप्लीटली वही स्पेस दिया जिसकी उसने स्पेसिफिकली मांग की थी। और अब हम पहुंच गए हैं सेक्शन 5 पर, आखिरी कंटेंडर्स। डे 20 यानी इस पूरे एक्सपेरिमेंट का आखिरी पड़ाव। यहाँ तक आते आते ना फिजिकल ताकत से कई ज़्यादा अहमियत साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की हो जाती है। अगर आप अपनी किसी साइकोलॉजी या गेम थ्योरी क्विज के बारे में सोच रहे हैं तो समझ लीजिए ये उसका एकदम टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। गेम थ्योरी आखिर है क्या? ये बस एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें आपका हर फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि सामने वाला क्या चुनने वाला है। इन आखिरी दिनों में हर छोटी बातचीत, हर खामोशी एक कैलकुलेटिव मूव बन चुकी थी। हर कोई चाह रहा था कि वो अपने पत्ते ना खोले पर बिना किसी रिस्क के आगे बढ़ता रहे। चले इन बचे हुए आखिरी 3 कंटेंडर्स की वर्तमान स्थिति ब्रेक डाउन करते हैं। डैनी, इनकी स्ट्रैटेजी हाई फ्रिक्शन और सेवा भाव के आसपास घूमती रही और इस मोमेंट पर इनके पास उस बड़ी इम्यूनिटी विन का ठोस सपोर्ट था। फिर हैं गैरी, जिनका रवैया शुरू से लेकर एंड तक हमेशा हेल्पफुल और कंसिस्टेंट रहा। इन्होंने बीच में एक एक्सक्लूसिव डेट चैलेंज भी जीता था। और आखिरी हैं डेरिक, जो काफ़ी हद तक आइलैंड पर अलग थलग और अनप्रेडिक्टेबल रहे। और शायद इसी का नतीजा था कि जब डे 20 पर प्लेटफॉर्म एंड्योरेंस चैलेंज आया तो सबसे पहले वहां से गिर गए। ये क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करता है कि गेम के अतीत में आपने जो रणनीतियां अपनाई होती हैं वही आपका फाइनल सर्वाइवल तय करती हैं। तो इस पूरे रोलर कोस्टर सफ़र, इन ब्रूटल एलिमिनेशंस और इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज को देखने के बाद अब एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल उठता है। 30 दिन तक लगातार इस आइलैंड पर साथ रहने, झगड़ने और एक दूसरे पर भरोसा करने के बाद जब एक आखिरी सर्वाइवर बचकर सामने आएगा तो क्या वो सच में उन $2.5 लाख को एशली के साथ बांटने का सच्चा फैसला करेगा, या फिर गेम थियरी का अपना आखिरी और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलकर पूरा का पूरा इनाम खुद चुरा लेगा? आज हमने जिन भी व्यवहारों और रणनीतियों का यहाँ विश्लेषण किया है उनके आधार पर एंड रिजल्ट क्या होगा, ये सोचना सच में अपने आप में काफी रोमांचक है। आपका क्या ख्याल है?